हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने अभी तक देख चुके हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनडीपी क्या होता है। उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार कोशिश करती हूँ वापस से बताने की। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, एक साल के दौरान उसमें जो भी वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण हुआ है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होता है। और उसी जीडीपी में अगर हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे भारत के केस में हमेशा ही ऋणात्मक रहा है, तो उसके कारण से जीडीपी और जीएनपी में हमेशा डिफरेंस रहेगा। और जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से कम ही रहेगा। और उसी जीएनपी में अगर आप डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे साल के समय के साथ में किसी भी वस्तु के या प्राइस में या वैल्यू में कमी का आना, मूल्य में कमी का आना, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको घटा देने पर हमको मिल जाता है जो जीएनपी है वो। तो आइए देखते हैं आज नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ये फॉर्मूला, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज़ एनएनपी। या आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप जोड़ देंगे तो हमको पता है इसके बाद क्या मिलता है, हमको एनडीपी मिलता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसी को हम कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। और इसी में अगर आप डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, मूल्य में आई साल के अंतराल में आने वाली मूल्यों में कमी, उसको अगर आप कम कर देते हैं तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा? एनएनपी। अब जैसे कि हमने देखा था कि जीडीपी का वेरियस यूज़ क्या है, जीएनपी का वेरियस यूज़ क्या है, वैसे ही हम देखते हैं कि एनएनपी का अलग अलग तरीके से क्या यूज़ होता है अलग अलग इकोनॉमी में। हम जब भी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एनडीपी को ना लेकर के जीएनपी को लेते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी सारा कुछ नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। लेकिन कैपिटल एन और कैपिटल आई के थ्रू जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा नेशनल इनकम है। और ये तीनों ही फैक्टर्स इसमें कंसिडर किया जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंसिडर होगा वो होगा हमारा एनएनपी। ये जो एनएनपी है हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम बताता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है वो हमको ये बताता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है बाहर, जो यहाँ से रेमिटेंसेस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया और ग्रांट हो गया या अनुदान हो गया जो बाहर जा रहा है भारत की सीमा से, उसको हम ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। और डेप्रिसिएशन या वैल्यू में जो कमी आई है उसको भी माइनस कर चुके होते हैं। तो इसलिए जो हमको यहाँ पर जो एनएनपी में फॉर्म मिल रहा है इनकम का, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर इसी एनएनपी को, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, अगर हम टोटल पॉपुलेशन या कुल जो जनसंख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं तो इसी से आता है कॉन्सेप्ट पर कैपिटा इनकम। मतलब एवरेज अगर हम किसी भी कंट्री को देखें, अगर उसकी पूरी एनएनपी अगर हम निकालने के बाद उसको जनसंख्या से डिवाइड करने पर हमको पता चल जाएगा कि पर हेड है किसी भी मतलब पॉपुलेशन के किसी सिंगल इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के या किसी भी अर्थव्यवस्था के
आर्थिक गतिविधियों में। इसी को कहते हैं हम इनकम पर हेड पर ईयर। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी होगी कि यही चीज़ है, मतलब ये जो हम देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है कि अलग अलग देश अपने डेप्रिसिएशन का जो रेट है, मूल्य में कमी आने की जो दर है, वस्तुओं और सेवाएं के मूल्य में कमी आने की जो दर है, वो क्या डिसाइड करती है। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस अगर किसी में आएगा तो वो आएगा पर कैपिटा इनकम में से। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई देश मान रहा है कि 2% के रेट से कहीं पर फ़ैन का जो डेप्रिसिएशन वो हो रहा है, फ़ैन के रेट में डेप्रिसिएशन हो रहा है, और वही मान लीजिए अगर इंडिया में मान रहा है कि 10% से डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इससे क्वालिटेटिव जो है उसमें कमी आएगी, प्लस जो वैल्यू है, जो मनी है, उसमें कमी आएगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो जहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन का रेट ज़्यादा लिखा होगा तो वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाएगी, और जहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट कम होगा वहाँ पर पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाएगी। यही कह रहा है ये। आगे देखिए, हायर द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन लोअर द पीसीआई ऑफ अ नेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए बाहर की कंट्रीज़ में डेप्रिसिएशन के रेट कम है, मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें जो उसकी ख़राब होने की या उसकी वैल्यू में कमी आने की जो सिचुएशन है वो इजीली हैंडल हो सकती है, और सालाना उसके रेट में कमी आएगी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो जो उसकी लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होगी। अब इस रीज़न को हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो ये लॉजिकल रीज़न हो सकता है या आर्टिफिशियल रीज़न हो सकता है, कि अलग अलग केस में हम डेप्रिसिएशन का या अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में जो मूल्य में कमी आ रही है उसके दर को अलग अलग लिया जाता है। लेकिन ये हमेशा यूज़ होता है पॉलिसी मेकिंग में, मतलब नीति के निर्माण में ये काम आता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सकता है। उसमें अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, और अलग अलग जो स्कीम्स है अलग अलग गवर्नमेंट है अलग अलग नेशन के वो लेकर के आते हैं। हालांकि अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उनको फ्री कर दिया है कि अपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की दर को फिक्स कर सके अलग अलग एसेट्स के लिए। एसेट्स में भी प्रॉपर्टीज़ और गुड्स सर्विसेज कुछ भी हो सकते हैं, तो अलग अलग अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। अब अगर किसी देश का जो एनआई है, नेशनल इनकम है, कंपेयर करना हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे कुछ नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं। सो थैंक यू गाइस। कल हम देखेंगे बेस ईयर क्या होता है और मार्केट प्राइस और बेस प्राइस का क्या असर पड़ता है अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं पर।